हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपसे कमेंट पर पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994। दोस्तों, ये 94 का एक्ट है, लेकिन इसे लागू कब किया गया? 1/1/1996 को, 1 जनवरी 1996 को इस एक्ट को लागू किया गया संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। वर्तमान में संपूर्ण भारत है आज। ठीक है दोस्तों, तो इस एक्ट की हमने समझा और इसकी सामान्य बातें कर चुका हूं, लेकिन दोबारा मैं आज इस एक्ट की सामान्य बातें आपको बताता चलूं। इस एक्ट को कब लागू किया गया? तो गणराज्य के 45वें वर्ष इसे अधिनियमित किया गया संसद द्वारा। कब किया गया दोस्तों? 45वें वर्ष। इस एक्ट की हम बात करें तो इस एक्ट में कुल धाराएं कितनी है? धाराएं दोस्तों टोटल 34 धारा में इस एक्ट को बांटा गया है। हम समझेंगे उन 34 धाराओं को। और इस अध्याय कितने हैं दोस्तों? अध्याय की संख्या इसमें 8 है। कितनी संख्या है? अध्यायों की संख्या 8 है दोस्तों। डायरेक्ट ही हम सिविल जज में तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें 28 सब्जेक्ट हैं और जीएस भी है, तो काफी बड़ा पार्ट हो जाने के कारण हो सकता है कि डायरेक्ट हमसे वो क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे कि कितने अध्याय कितनी। तो हम सामान्य से परिचय लेके जरूर चले, सामान्य से परिचय को संबंधित क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों, जीएस होने के कारण। ठीक है, तो जीएस भी है और ला भी है, दोनों चीजें ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या बात कर रहे हैं हम? सामान्य परिचय की। इसका कब? इसमें अध्याय 8, धाराएं 34, 45 वर्ष गणराज्य के, इसे लागू किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति इसे 22 सितंबर 1994 को मिली और इसे 1 जनवरी 1996 को इसे संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर लागू कर दिया गया। संपूर्ण भारत पर वर्तमान में आज लागू है। हम सारी वीडियो बता चुके हैं कि 2019 में अक्टूबर 31 अक्टूबर से जो जम्मू कश्मीर राज्य जो अब राज्य नहीं रह गया, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तब से ये सारे एक्ट हमारे संपूर्ण भारत पर लागू होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई की स्मृति पर ही इसे एक्ट को लाया। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य दो लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश बना। ये लद्दाख और क्या बना? जम्मू कश्मीर। हमारे साथ जीएस भी शामिल हुआ है, तो ठीक है, तो आपको जीएस बताता चलूं। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो हमारे केंद्र शासित प्रदेश बने। केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं दोस्तों, ये अधीन होते हैं केंद्र के। ठीक है, इस पे किसका कंट्रोल होता है? केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है, केंद्र सरकार इसमें कार्य करती है। ठीक है, तो लद्दाख हमारा भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। अब काय में क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा हमारा लद्दाख है और दूसरा हमारा जम्मू कश्मीर है। तीसरे की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे था, जब ये लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर नहीं बने थे। लेकिन अब बन जाने के बाद तो लद्दाख पहला, जम्मू कश्मीर दूसरा, अब अंडमान निकोबार तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है दोस्तों, और सबसे छोटा हमारा लक्षद्वीप है। तो प्लीज आप इसे भी समझते चले, क्योंकि हमारे क्लास में अब सामान्य ज्ञान भी शामिल है। और 31 अक्टूबर से इसे क्या करा? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। ठीक, तो आइए इस एक्ट की शुरुआत करते हैं। धाराएं 34 है। आइए धारा 1 देखते हैं। हर एक्ट की तरह इस एक्ट की धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ। इस एक्ट की धारा 1 की तरह इस एक्ट की धारा 1 क्या बताती? संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ। इस एक्ट का संक्षिप्त नाम गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। क्या नाम है इसका? इसे शॉर्टकट बोलते हैं पीसीपीएनडीटी 1994 एक्ट का। ठीक है, लेकिन इसका नाम गर्भधारण पूर्व या प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 इस एक्ट का नाम है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और प्रारंभ इसे 1/1/1996 को इसे लागू किया गया। लेकिन यदि हम एक्ट में देखेंगे तो क्या लिखा होगा कि जब सरकार इसे चाहे राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राजपत्र आता है उसमें अधिसूचना द्वारा जब वो चाहे नियत कर सकती है। तो उसे कब नियत किया गया, कब लागू किया गया? तो 1/1/1996 को इसे लागू किया गया। दोस्तों, धारा हमारी 1 कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं धारा 2। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि इस एक्ट का नाम ही गर्भधारण। ठीक है, जो बच्चियों पर अत्याचार हो रहे थे, जो बच्चियों पर, ठीक है, बच्चियों को कोई चाह नहीं रहा था, तब चाह रहे हैं कि बालक ही बालक हो, तो बेटी नहीं तो कल नहीं। वीडियो में बता चुका हूं, पिछला वीडियो देखा होगा आपने, नहीं देखा हो देख लीजिएगा, उसमें सामान्य जानकारी दे चुका हूं। ठीक है, अब आज हम बात करें भारत की लिंगानुपात की, तो 943 हमारा लिंगानुपात भारत का है। और हम बात करें 930 ये लिंगानुपात। दोस्तों, हम भारत की स्थिति आज मतलब भारत मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, 2 राज्यों की। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में देखें आप 930 है, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं? 930 महिलाएं। और भारत में थोड़ी स्थिति अच्छी है, मध्य प्रदेश थोड़ी स्थिति खराब है। ठीक है, तो ये स्थिति है दोस्तों। यदि ऐसा रहा, बच्चियों को जन्म नहीं दिया जाने लगा, तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। देश समझ लीजिएगा कि बेटी नहीं तो कल ही नहीं, तो हमारा कल होने वाला नहीं है। ठीक है, बेटी ही हमारा कल है। ठीक है, तो इसको सरकार ने जरूरी समझा और सरकार ने इस एक्ट को 94 में लाया। ठीक है, अब उससे अब हम इस एक्ट में क्या पढ़ेंगे कि क्या प्रावधान किए गए हैं
क्या प्रावधान किए गए बेटियों को जन्म लेने के लिए, बेटियों को किस तरह से लाया जाएगा, बेटियों के लिए क्या सरकार ने, तो सारी बेटी से संबंधित ये पूरा एक्ट हमारा है। ठीक है, आप इसको इस उद्देश्य से समझिएगा और पढ़िएगा कि ये किससे संबंधित है, बेटियों से संबंधित, बेटियों को लाना ही हमारा उद्देश्य था। ठीक है, इससे क्या किया, प्रतिषेध कर दिया गया, लिंग का चयन प्रतिषेध कर दिया गया। अब ये आप नहीं कर सकते कि लिंग का चयन करें आप सोनोग्राफी के माध्यम से कि वो लड़का है कि लड़की। ठीक है, ये करते हैं तो ये जुर्माना है, दंड का प्रावधान है और सजा का प्रावधान है, हम पढ़ेंगे आगे अध्यायों में। तो ठीक है, ये सारी ही हमारी धाराएं सिर्फ क्या बात करेगी, उस बालिका या बसु गर्भधारण के बारे में जो कोई करता है उसके बारे में। ठीक है, अब हम बात करें धारा 2 की। दोस्तों ये परिभाषा बताता है, परिभाषा किस बताता है, वो ये भी बताएगा क्या है भ्रूण क्या है। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, सारी परिभाषा प्लीज आप देख लीजिएगा एक बार, आप समझिएगा बहुत आसान भाषा में इसे क्या है, सिर्फ आप समझने की कोशिश कीजिए। उसी भावनाओं को भावनाओं लाना अपने मन के अंदर बच्चे की संबंधित है ना, तो आप समझ पाओगे। ठीक है, नहीं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, परिभाषा में आपको अलग से पढ़ा दूंगा। कमेंट परिभाषा बहुत बड़ी है, इसलिए मैं कोशिश आपसे उम्मीद करता हूं कि आप परिभाषाएं पढ़ लेंगे। हम बात करते हैं भ्रूण की खा परिभाषा। खा में क्या बताया गया है, भ्रूण, तो भ्रूण से क्या आशय है दोस्तों, जब गर्भपात जब गर्भधारण होता है तो गर्भधारण के पहले दिन से लेकर 56 दिन तक, यानी आप बोले 8 सप्ताह तक क्या होता है, वो भ्रूण कहलाता है। ऐसी पीरियड क्या कहलाता है, भ्रूण। और इसके पश्चात खा में दिया गया है 57 मतलब 56 दिन के बाद 57वें दिन से लेकर वो होता है हमारा गर्भधारण। ठीक है, तो ये परिभाषा है, परिभाषा इसी संबंध बाकी परिभाषा और भी है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारी धारा 2 कंप्लीट हुई, जो बात कर रही है परिभाषा के बारे में। परिभाषाएं बहुत सारी दी हुई है। ठीक है, हमने 2 परिभाषा बता दिया आपको, भ्रूण के बारे में और क्या होता है गर्भधारण के बारे में। आइए धारा 3 की बात करते हैं। ठीक है, अब इसको इस हिसाब से समझिएगा अपन। ठीक है, क्या है, आनुवंशिकी सलाह केंद्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला और आनुवंशिकी क्लिनिकों का विनिमय। क्या विनिमय, क्या नियम, क्या बनाने के लिए क्या बात कही गई है। ठीक है, सलाह केंद्र ठीक है, तो अभी कौन से सलाह केंद्र होंगे, कौन होगा, तो दोस्तों अब इसे किसकी जिम्मेदारी है, किसका एक्ट है, सरकार का एक्ट है, तो केंद्र पर्यवेक्षण बोर्ड इसको अनुमति देगी। वही अनुमति वाले केंद्र ही सलाह केंद्र, चाहे प्रयोगशाला हो चाहे क्लिनिक हो, ऐसे ही क्लिनिक जो केंद्र सरकार इसको नियुक्त करेगी, केंद्र सरकार से परमिशन मिलेगा, उसे रजिस्ट्रेशन सरकार इसे रजिस्ट्रेशन करेगी, वही व्यक्ति यहाँ पर कार्य करेंगे। अन्य कोई व्यक्ति से कार्य नहीं करेगा। अन्य व्यक्ति से कार्य करता है, विनिमय नहीं हो, उसका नहीं करता, वो ऐसा व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है कार्य करता है, तो उसे सजा प्रावधान का प्रावधान किया गया है और उसे दंड का भागी समझा जाएगा। और ये दोस्तों बहुत मतलब ये हमारी अजमानती एक्ट है, इसमें जमानत का प्रावधान नहीं है, संज्ञेय मामला है, जिसे आप समझते होंगे संज्ञेय मामला और अजमानती मामला है ना, तो ये मामला गंभीर हो जाएगा यदि कोई ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है पाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो बात करता है, क्या बात करता है, अनुवंशिकी सलाह केंद्र। तो सलाह केंद्र कैसे होंगे, रजिस्ट्रीकृत होंगे तीनों, जिसे सरकार केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड इसे अनुमति देता है। ऐसे ही ठीक है, सरल मैं मोटे तौर पे आपको इस एक्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसको पढ़ने के, आप इसको समझने के बाद अब एक्ट पढ़ना तो आपको सरल लगे। ठीक है, तो क्या है, कैसे होंगे सलाह केंद्र प्रयोगशालाएं, ऐसे व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत हो, जिनको सरकार ने छोड़ दी है। ठीक है, जिनको सरकार द्वारा प्राप्त रजिस्ट्री प्राप्त हुई हो, वही व्यक्ति इसमें कार्य करेंगे, अन्य व्यक्ति कार्य नहीं करेगा। तीन का दोस्तों इस एक्ट को इस धारा को 2003 संशोधन में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, 14 फरवरी 2003 से इसे प्रभावी किया गया है। और क्या बताती है धारा 3 का, ठीक है, महत्वपूर्ण धारा है, धारा जोड़ी गई है संशोधन वाली। लिंग चयन का प्रतिषेध क्या किया गया है, 3 का में जोड़कर लिंग चयन का प्रतिषेध। यदि कोई व्यक्ति लिंग का चयन करता है किसके माध्यम से, फोटोग्राफी सोनोग्राफी के माध्यम से, तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिषेध किया गया है और ऐसे व्यक्ति को दंड का प्रावधान किया जाएगा, सजाएं दी जाएगी। ठीक है, यदि व्यक्ति लिंग का चयन करता है पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को सजा। ठीक है, आप मोटे तौर पर ध्यान रखिएगा। 3 का में लिंग का चयन का प्रतिषेध किया गया है, लिंग का चयन को रोका गया है, मनाही की गई है। ठीक है, 3 का। अब बात करते हैं 3 का, ऐसे व्यक्तियों प्रयोगशालाओं क्लिनिकों, ऐसे व्यक्तियों प्रयोगशालाओं क्लिनिकों आदि जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है। क्या बोल रहा है एक्ट, तो ये धारा रजिस्ट्रीकृत नहीं है, रजिस्ट्रीकृत नहीं है प्राशय मशीन के विक्रय पर प्रतिषेध। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या किया गया है, प्रतिषेध किया गया है, मनाही की गई है, रोक के लगा दिया गया है। ऐसे व्यक्तियों को सोनोग्राफी मशीन या कोई उपकरण नहीं बेचेगा, उन्हें विक्रय नहीं करेगा। ठीक है, तो मोटे तौर पर हमने समझा ऐसे व्यक्तियों का प्रयोगशाला क्लिनिकों आदि को जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है विक्रय पर प्रतिषेध किया गया है, विक्रय पर प्रतिषेध किया गया है, मनाही की गई है ऐसे क्लिनिकों पर। ठीक है, आइए धारा 4 क्या बात करती है, प्रसव पूर्व निदान तकनीकी का विनिमय। ठीक है, अब प्रसव पूर्व निदान तकनीकी का विनिमय ये क्या है,
ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसकी बैरियर की भाषा बताता चलूं। थोड़ा बड़ा एक्ट है दोस्तों, मैं कुछ बोर्ड पे शायद आप, तो क्या है, कब किया जाएगा इसका उपयोग, प्रसव पूर्व तकनीकी, मतलब कब इसका उपयोग किया जाएगा, बहुत इमरजेंसी, यदि मामला गंभीर है, महिला बहुत ज्यादा प्रभावित है, महिला जब बहुत ज्यादा खून नहीं है या हीमोग्लोबिन बहुत कम है और बच्चे को मतलब खतरा है या कोई, सुन लीजिए आप इसकी भाषा सुन लीजिए, कोई भी प्रसव पूर्व निदान तकनीकी निम्नलिखित अप्रसामान्यताओं में से किसी का पता लगाने के लिए, ठीक है, कोई ऐसी अप्रसामान्यता हो जिसका पता लगाने के लिए प्रयोजनों का उपयोग किया जाएगा, अन्यथा इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। इसका उपयोग कब किया जाएगा, जब अप्रसामान्यताओं का लगता है, प्रतीत होता है, जैसे गुणसूत्री अप्रसामान्यताएं, आनुवंशिकी, मेटाबॉलिक रोग, ठीक है, हीमोग्लोबिन विकृतियां, ठीक है, कोई ऐसा रोग हो या कोई खून की कमी हो गई हो या लिंग से हेलंग अनुवंशी रोग, ऐसा कोई रोग, ठीक है, मतलब कुल मिला के हम ये बात करें कि कोई भी महिला को कोई परेशानी है तो ही इसमें हमको अनुमति दी गई है प्रसव पूर्व निदान तकनीकी का इस्तेमाल करने की, अन्यथा इसका उपयोग नहीं करेंगे। स्पष्ट रूप से प्रावधान कर दिया गया है, इसका उपयोग नहीं किया जाएगा सिवाय अप्रसामान्यताओं का पता लगाने के लिए इस निदान का उपयोग, तकनीकी का उपयोग किया जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का मतलब टेक्निकल का उपयोग किया जाएगा, अन्यथा इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, ठीक। और किसी भी प्रसव पूर्व निदान तकनीकी का उपयोग या परिचालन तभी किया जाएगा जब ऐसा करने के लिए अहित उन कारणों से लेखबद्ध किए जाएंगे या समाधान हो जाता है कि निम्नलिखित किसी शर्त की पूर्ति हो गई है, ठीक है, किसी शर्त की पूर्ति हो गई होगी तो ही इसका प्रयोग किया जाएगा, अर्थात गर्भवती स्त्री की आयु 35 वर्ष से अधिक हो, गर्भवती स्त्री को के 2 या 2 से अधिक स्वयं गर्भपात हो चुके हो या भ्रूण हानि हुई हो, या गर्भवती स्त्री विभव या विरूप जैसे कि औषधियां, गोली दवाई, विकिरणों, संक्रमण या रसायनों से प्रभावित हुई है, ठीक है, ठीक, औषध मतलब किसी कोई चीज से प्रभावित हो चुकी है, या गर्भवती स्त्री किसी पति या परिवार में मानसिक मान्यता का शरीर विकृत, जैसे कोई पागल व्यक्ति है या कोई शारीरिक से मतलब उनका खानदानी कोई परंपरा चली आई है, कभी परिवार व्रत है, तो ऐसी स्थिति में ही छूट दी गई है शर्तों के साथ ही इसका उपयोग किया जाएगा। दोस्तों इसका उपयोग किया जाएगा अनुवंशिकी प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग तभी किया जाएगा, ठीक है। मोटे तौर पर हमने समझा धारा 4, आइए धारा 4-5 की बात करते हैं। गर्भवती स्त्री का लिखित सहमति और भ्रूण के लिंग की सूचना का प्रतिषेध, ठीक है, तो गर्भवती स्त्री की सहमति यहाँ पर प्रतिषेध की गई है, गर्भवती स्त्री के भ्रूण के लिंग की सूचना का प्रतिषेध किया गया है, दोस्तों मनाही की गई है धारा 5। और धारा 6 बोलती है लिंग अवधारण का प्रतिषेध, लिंग के बारे में आप किसी भी अवधारण, किसी भी प्रकार का अवधारण नहीं करेंगे, इसको भी प्रतिषेध किया गया है दोस्तों, ये हमने इस एक्ट में समझा धारा 6 को। अब हम बात करेंगे अगले धारा अध्याय 4 केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड की स्थापना, धारा 7 से लेकर अगली धारा देखेंगे।